हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विद्या एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग देख रहे थे, पिछला दिन हम लोग पार्ट 1 देखे थे, 50 प्रश्न देखे थे। और आज उसी प्रैक्टिस सेट को आगे 51 से लेकर 100 तक प्रश्न आप लोगों के बीच लेकर आए हैं। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखें। और पूर्णतः परीक्षा पर आधारित प्रश्न रहता है, तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, सुबह शुरू से लेकर अंत तक जरूर वीडियो को देखें। चलिए, हम लोग 50 तक पिछले वीडियो में कर लिए थे। अगर नहीं देखे तो उसको जाके ज़रूर देखिए। और ये चलिए 51 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है? 51 नंबर क्वेश्चन आपका है, संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, रूस, चीन अस्थायी सदस्य है। सचिवालय के, कि न्याय परिषद के, कि महासभा के, कि सुरक्षा परिषद के। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, रूस और कौन? चीन। 1 2 3 4 और कितना? 5। ये 5 गो देश जो है वो अस्थायी सदस्य के रूप में है। 5 देश कौन सदस्य के रूप में? अस्थायी सदस्य के रूप में है। जिसमें एक तरफ हो गया अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और कौन हो गया? चीन। ये 5 देश जो है, ये 5 देश अस्थायी सदस्य है। वो क्या चीज़ के है? सचिवालय के है, न्याय परिषद के है, महासभा के है, कि सुरक्षा परिषद के। तो याद रखिए, कौन परिषद? सुरक्षा परिषद। कौन हो जाएगा? सुरक्षा परिषद का, सुरक्षा परिषद का हो जाएगा। चलिए 51 से 52 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है, भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी थी? मतलब भारत ने एक समझौते के तहत कौन राष्ट्र को? संयुक्त राष्ट्र को। इसका 5 गो सदस्य क्या होता है? अस्थाई। जो पिछले वीडियो में हम लोग पिछला क्वेश्चन में देखे थे, 5 गो सदस्य इसका क्या होता है? अस्थाई। और यही संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी थी? यहाँ पर कह रहा है भारतीय सेना, कि वायु सेना, कि जल सेना, कि शांति सेना। मतलब कौन हो जाएगा? कौन सेना भेजने का बात किया था? तो याद रखना, भारतीय सेना नहीं, वायु सेना नहीं, जल सेना नहीं, तो कौन सेना? शांति सेना। और शांति सेना भेजने का क्या किया था? बात किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगला, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व कौन देश में है? ग्रेट ब्रिटेन में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, स्विट्जरलैंड में है, कि फ्रांस में है। कह रहा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व कौन देश में है? तो एक आप देखिए, ब्रिटेन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड और फ्रांस। तो इसका याद रखिएगा आप, स्विट्जरलैंड। क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में हो जाएगा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। अगला देखिए, सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन है? देखिए, सार्क देशों का संगठन है जिसमें कुल 8 देश शामिल है। सार्क संगठन में कितना देश शामिल है? 8 देश शामिल है। अगर हम नक्शा से थोड़ा इसको देखें, नक्शा से याद करने का प्रयास करें तो जल्दी आपको याद हो सकता है। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, पहला देश यहाँ पर है मालदीव। कौन है? मालदीव सबसे नीचे। उसके बाद है श्रीलंका। तो मालदीव, श्रीलंका। तीसरा है भारत, चौथा है पाकिस्तान, 5वां है कौन? अफगानिस्तान। छठा आपका नेपाल, 7वां भूटान और 8वां कौन है? बांग्लादेश। तो यानी मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। और सार्क में जो 8 गो देश हो गया, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू। मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू। मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। और मुख्य भूमिका में कौन है? तो भारत। मुख्य भूमिका में कौन है? भारत है। इसको भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 55। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? अधिकतर एग्जाम में अनुच्छेद 19 से क्या आता है कि अनुच्छेद 19 में वर्णित है, तो याद रखना, अभिव्यक्ति एवं प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में क्या है? अभिव्यक्ति एवं प्रेस की स्वतंत्रता। तो ज़्यादातर डायरेक्ट आपका प्रेस की स्वतंत्रता पूछ लिया जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति एवं प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद कितना में है? 19 में है। इसको आप लोग याद रखिएगा। और अभी अनुच्छेद 19 में है क्या? तो यह मूल अधिकार में आता है। कौन अधिकार में? मूल अधिकार। क्योंकि हम जानते हैं
मूल अधिकार भारतीय संविधान में 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। 12 से लेकर कहाँ तक है? 35 तक। कहाँ से लाया गया था मूल अधिकार? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लाया गया था। संघ या संगठन की रचना का अधिकार, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास एवं बसने का अधिकार। तो आपका ये क्वेश्चन कर रहा है कि कौन आपका शामिल नहीं है, तो संघ या संगठन आप बना सकते हैं। भाषण अभिव्यक्ति तो बिल्कुल सही है। भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास और बस सकते हैं। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार ये आपका इसमें नहीं दिया था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार ये आपका इसमें नहीं दिया था, याद रखिएगा। अगला नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? कौन संविधान? भारतीय संविधान। हम सभी लोग जानते हैं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे बड़ा कैसा संविधान है? लिखित संविधान है। लिखित संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। कौन संविधान? भारतीय संविधान। अब बोलो, संघात्मक शासन प्रणाली एक अलिखित संविधान और भारत संविधान सभा द्वारा निर्मित। संसदनात्मक शासन प्रणाली, तो संघात्मक तो है, अलिखित नहीं, लिखित है। यही बात ना हो पा रहा है कि कौन है? लिखित संविधान है। यही आपका क्या हो जाएगा? विशेषता नहीं होगा। संविधान सभा द्वारा बना है, बिल्कुल सही बात है। संसदनात्मक शासन प्रणाली, ये भी क्या है? सही है। तो इसका हो जाएगा 56 का कौन? बी। चलिए 57 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। कितना नंबर? 57 नंबर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का रिटायरमेंट का उम्र कितना है? उच्च न्यायालय जो होता है उसके उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होता है उसके रिटायरमेंट का उम्र कह रहा है 60 साल, 65 साल, 56 साल, 62 साल। तो कितने साल? 62 साल। तो याद में उच्च न्यायालय का बात किया। कौन न्यायालय का? उच्च न्यायालय का बात किया। तो कितने साल होगा? 62 साल। उच्च न्यायालय में कितना साल? 62 साल। अगला, राज्य का एक मूलभूत तत्व है। राज्य का एक मूलभूत तत्व है धर्म, समाज, परिवार, संप्रभुता। राज्य का जो मूलभूत तत्व होगा वह कौन कौन होगा? धर्म होगा, एक कौन होगा? तो धर्म होगा, समाज होगा, परिवार होगा कि संप्रभुता। तो आपके भारतीय संविधान में उल्लेखित है किसका नाम? संप्रभुता का। किसका नाम है? संप्रभुता का, याद रखिएगा। चलिए अगला 59 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप कौन है? UNDFL की USSR की यूनेस्को की यूनिसेफ। बाल वाला जब बात करेगा, बच्चा वाला जब ये बात करेगा तो इसका आंसर क्या होता है? यूनिसेफ। क्या होता है? यूनिसेफ होता है। और यही बालकों के स्वास्थ्य संबंधी हमेशा चर्चा में रहता है। किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन क्या है? गलत है। किसी भी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन क्या है? गलत है। राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है। राज्यपाल का चुनाव संसद करती है। राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहां उसका नियुक्ति हुई है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के एक राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। तो ये बात सत्य है कि जिस राज्य का निवासी है उस राज्य का राज्यपाल नहीं हो सकता, या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल एक आदमी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बात किया है कि राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है और राज्यपाल का चुनाव संसद करती है। तो नहीं, चुनाव संसद नहीं करती है, राष्ट्रपति द्वारा भेजा जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा नामित करके भेजा जाता है। किसको? राज्यपाल को। और उस राज्य का राज्य निवासी नहीं होना चाहिए। तरंगे जो कि धातुओं में संचारित होती है, धातुओं में संचारित होने वाली तरंगे कौन सा है? तो याद ना, एम है केवल अनुदैर्घ्य। तो अनुदैर्घ्य वाला कौन होता है? ध्वनि। ध्वनि क्या होता है? अनुदैर्घ्य। परस्त कौन होता है? प्रकाश। परस्त कौन होता है? प्रकाश। अनुप्रस्थ होता है प्रकाश। अनुदैर्घ्य होता है कौन? ध्वनि। यह याद रखिएगा अलग से। ध्वनि अनुदैर्घ्य और प्रकाश अनुप्रस्थ। और धातुओं में दोनों, धातुओं में क्या हो जाएगा? दोनों, अनुदैर्घ्य भी और अनुप्रस्थ भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 62 नंबर। एक चाबी भरी घड़ी का कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा? तो छुपा हुआ ऊर्जा क्या होता है? स्थिति।
छुपा हुआ ऊर्जा क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है कि भरी हुई चाबी में कौन ऊर्जा है, छोड़िएगा तो फिर वो चलने लगेगा, इसको क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अगला देखिए 50 न्यूटन के एक बल का एक्स अक्ष पर घटक 30 न्यूटन है, इसका वाई अक्ष पे दिशा में घटक कितना होगा? देखिए 50 न्यूटन के एक बल का एक्स अक्ष पर, कौन अक्ष पर? एक्स अक्ष पर घटक कितना न्यूटन है? 30 न्यूटन। एक्स अक्ष पर कितना है? 30 न्यूटन। तो यही आता है कि एक्स डैश ओ एक्स, इसको कहते हैं एक्स अक्ष, और वाई ओ वाई डैश, इसको क्या कहते हैं? वाई अक्ष। तो कह रहा है एक्स अक्ष पर घटक कितना है न्यूटन? 30 न्यूटन है। एक्स अक्ष पर आपका कितना न्यूटन है? 30 न्यूटन। तो कह रहा है वाई अक्ष पर कितना हो जाएगा? वाई अक्ष पर तो आप याद रखिएगा यहाँ पर आपको 40 न्यूटन याद रखना। कितना न्यूटन? 40। तब इसका परिमाण कितना चल जाएगा? परिमाण चल जाएगा 50 न्यूटन का। परिमाण कितना चल जाएगा? 50 न्यूटन का। यहाँ करते हो जाएगा 40 न्यूटन। तब ये मत सोचना कि 40 30 कितना होता है? 70। ये कॉन्सेप्ट में लगता है। यहाँ पर आपका कौन कॉन्सेप्ट लगता है? दूसरा तरीका कॉन्सेप्ट लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे देखिए, अगर हम ये वाई अक्ष है तो वाई अक्ष को हम यहाँ भी मान सकते हैं ऐसे करके सीधा। तो इस प्रकार का आकृति बनता है। तो इसमें ई कितना है? 50, ई कितना है? 30। तो ई पाइथागोरस प्रमेय से ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? 40। कितना हो जाएगा? 40। तो यही आंसर कितना हो जाएगा? 40 न्यूटन। क्योंकि आप जाने हैं 3 4 5 में पाइथागोरीय त्रिक लगता है। 3 4 5 में क्या लगता है? पाइथागोरीय त्रिक। यहाँ पे कहते होगा 40। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगला देखिए 64 नंबर कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम बर्फ और 45 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम जल को मिश्रित किया जाता है, तो मिश्रण का तापमान क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना ग्राम है? 5 ग्राम बर्फ है, और 45 डिग्री पर कितना है? 20 ग्राम है। जल को मिश्रित किया जाता है, तो यहाँ पे कह रहा है कि मिश्रण का तापमान कितना होगा? मिश्रण देखिए एक है 0 डिग्री 5 ग्राम, और एक है आपका 20 ग्राम कितना डिग्री? 45 डिग्री। करा दोनों को क्या कर दिए? मिक्स कर दिए। दोनों क्या कर दिए? मिक्स कर दिए। तब आपका करा मिश्रण जो बनेगा उसका कितना होगा? तो याद रखिएगा इस कंडीशन में इसका यहाँ पे 45 है, यहाँ पे कितना है? 0 है। तो इस कंडीशन में यहाँ का इसका 20 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री? 20 डिग्री होता है। इसको याद रख लीजिएगा। कितना डिग्री हो जाएगा? 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 65 नंबर। एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है उसको गति का प्रथम नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, ऊर्जा संरक्षण नियम। तो गति का क्या हो जाएगा? तीसरा नियम। जितना स्पीड से रॉकेट अपना दाब यानी बल पृथ्वी पर लगाएगा, पृथ्वी उतना स्पीड से किस पर लगाएगा? रॉकेट पर। रॉकेट को क्या करेगा? उड़ा देगा। इसको गति का क्या कहते हैं? तीसरा नियम। गति के प्रथम नियम को जड़त्व का भी नियम, जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। या हमको क्या मिलता है? बल का परिभाषा। किसका परिभाषा? बल का परिभाषा। गति के प्रथम नियम से किसका परिभाषा? बल का परिभाषा निकलता है। तो ये भी दो बात याद रखना, गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी, और इसके बल का क्या मिलता है? परिभाषा। दूसरा नियम में क्या याद रखिएगा? बल का सूत्र। किसका सूत्र? बल का व्यंजक। एग्जाम में व्यंजक देख दिया जाता है। बल का व्यंजक या सूत्र गति कौन नियम से? दूसरा नियम से मिलता है। याद रखा। तीसरा नियम तो आपका हो ही गया, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है? 66 नंबर। 66 नंबर कहता है कि एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह पर गिरने में कितना सेकंड लेता है? 4 सेकंड। यानी यहाँ पर मान लीजिए कोई पत्थर है, ये h ऊंचाई का भवन है, और यहाँ से कोनो पत्थर को छोड़ा गया, तो मान लीजिए कोई वेग से होगा, अंतिम फाइनल वेग कितना हो जाएगा? 0। अंतिम वेग कितना हो जाएगा इसका? 0 हो जाएगा। और शुरुआती में कुछ ना कुछ वेग होगा मान लो, और वहाँ से उसको क्या किया गया? छोड़ा गया, और कह रहा है कि कितने सेकंड का समय लिया? 4 सेकंड का। कितना सेकंड का? 4 सेकंड का समय लिया। तो कह रहा है भवन की ऊंचाई क्या होगा? भवन का ऊंचाई क्या होगा? इसको देखिएगा। तो आप देखिए इसमें एक सूत्र लगता है जो क्या निकालता है भवन का ऊंचाई निकालने के लिए। तो h बराबर ut माइनस हाफ GT², ut माइनस हाफ GT²। तो पहले शुरुआती वेग कितना था इसका? 0 था। शुरुआती वेग कितना मान लेते हैं? 0। शुरुआती वेग यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 अगर मान के चले तो यहाँ पर आप देखिए तो h बराबर क्या होगा? इसको 0 मान लीजिए, तो हाफ GT²। g का मान कितना होगा? 9.8, और t का मान कितना है? 4 सेकेंड, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे होगा 1/2 गुने 9.8 गुने 4 चौक कितना? 16।
2 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 8 8 64 का 4 हासिल 6, और 8 नंबर 72, अब 72 6 कितना होगा 78, 78 पॉइंट कितना हो जाएगा 4, 78 पॉइंट कितना हो जाएगा 4 मीटर। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा डी, 78.4। सीधा आप लगा सकते हैं h बराबर GT², h बराबर कौन होगा GT², जहाँ पे g का मान कितना है 9.8 और टाइम आपका दिया कितना सेकेंड 4 सेकेंड। तो ऊपर से फेंके और ऊपर से फेंके तो आप सीधा लगा सकते हैं कौन सूत्र, h बराबर GT² हो जाएगा कितना 78.4। अब देखिए 67 नंबर देखिए क्वेश्चन, 67 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक घर में 60 वाट के 5 लैंप और 75 वाट के 4 पंखा प्रतिदिन 6 घंटा उपभोग किए जाते हैं, तो 30 दिन के एक महीने में उपयोग की गई कुल यूनिट कितना होगा। मतलब कह रहा है एक घर में 60 वाट के कते 5 गो और 75 वाट के कितना 4 गो पंखा, प्रतिदिन कते घंटा 6 घंटा, प्रतिदिन कितना घंटा 6 घंटा उपभोग किया जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि बताइए, आपसे पूछा जाता है बताइए एक महीना में 30 दिन का महीना है तो कितना यूनिट क्या होगा उपभोग होगा। तो यहाँ पर एक सूत्र लगेगा, यहाँ पर आपका क्या लगेगा सूत्र लग जाएगा कि बल्ब और पंखा कितना सामर्थ्य लेता है, पहले वो देख लेते हैं। बल्ब और पंखा, तो 60 वाट का कितना बल्ब 5 बल्ब, 75 वाट का कितना बल्ब 4 गो पंखा 75 वाट का, तो 6 5 कते 30, 300 हो गया, और 5 चौका 20 को 0 हासिल 2, 7 चौका 28 2 कते 30, तो बोलो कितना हो गया 300। तो 5 चौका 20 को 0 हासिल 2, 7 चौका 28 2 कितना 30, ठीक है, कितना हो गया 600। मतलब ये दोनों का वाट कितना हो जाएगा 600 वाट। मतलब बल्ब और पंखा मिला के टोटल कितना वाट होगा 600 वाट। अब बताओ कि 600 वाट कितना घंटा 6 घंटा प्रतिदिन और कते दिन चलेगा 30 दिन। तो 6 के 36 और 36 तिया 36 गुने 3 करिए, 36 18 का 8 हासिल 1, 3 तिया 9 1 कते 10, तो और अंत में क्या गो 0 3 गो 0। मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा 36 तिया और 2 1 3 गो 0। मतलब यहाँ पे हो गया, आप देख रहे हैं 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,08,000 वाट। कितना वाट 1,08,000 वाट हो गया। और 1,08,000 वाट घंटा जो हो गया, इसमें हम कितना से 1,000 वाट घंटा हो गया, इसको कहेंगे वाट घंटा, क्योंकि 6 घंटा से आप भागा दिए तो वाट घंटा हो गया। इसमें हम 1,000 से क्या देंगे भाग देंगे, कितना से भाग 1,000 से। तो जब ये 1,000 से भाग दिए तो आपका सीधा निकल गया उपयोग यूनिट में किलोवाट घंटा में, तो 108 किलोवाट घंटा। हम जानते हैं 1 यूनिट मतलब होता है क्या, 1 यूनिट का मतलब होता है किलोवाट घंटा, 1 यूनिट का मतलब क्या होता है किलोवाट घंटा। तो यहाँ पे कितने हो जाएगा 108। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर कौन हो गया ए हो गया। 67 नंबर याद रखिएगा, एक तरंग 0.8 सेकेंड में 24 चक्र पूरा करता है। एक तरंग 0.8 सेकेंड में 24 चक्र पूरा करता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप तरंग की क्या बताइए आवृत्ति, तरंग की क्या बताइए आवृत्ति बताइए, तरंग की क्या बताइए आवृत्ति बताइए। तो आप बताइए तरंग की आवृत्ति तो यहाँ पर बताइए 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड में कते पूरा करता है 24, कितना चक्कर 24 चक्कर पूरा करता है। तो टी का मान यहाँ हो गया, और एन बराबर क्या होता है आवृत्ति 1/t, 1 कितना हो गया टी। अब देखिए टी का मान होगा 0.8 बटा कते 24, आवृत्ति होता है आवर्तकाल का उल्टा 1/t, तो 1/0.8 रहेगा नीचे में और 24 कहाँ चल जाएगा ऊपर में, दशमलव उड़ाइएगा तो यहाँ पे कते 10, 8 3 24, 10 तिया कते होगा 30 हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रा क्या होता है हर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा ए 30 हर्ट्ज। चलिए अगला 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक अस्थायी चुंबक किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न करता है। मतलब एक अस्थायी चुंबक है जो कोई बिंदु पर एक चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न करता है। यदि इसे 2 बराबर भागों में क्या करेगा काट दिया जाए तो उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। मतलब यहाँ पर काटने की बात किया जा रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो 2 भागों में बांटा जाएगा तो B बटा कितना होगा 2, 2 भागों में तो B बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा कौन क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, सूचीबद्ध फोकस दूरियों वाले 5 लेंसों का प्रयोग
एक सूक्ष्मदर्शी अभिदर्शक के रूप में करने पर विचार किया जा रहा है। जो लेंस किसी निश्चित नेत्रिका के साथ सर्वाधिक आवर्धन क्या करेगा, पैदा करेगा, उसकी हमसे क्या पूछा जा रहा है, फोकस दूरी पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, फोकस दूरी पूछा जा रहा है। बताइए कितना होगा। तो आप इसको याद रखिएगा या ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये बहुत बड़ा लंबा कॉन्सेप्ट चला जाएगा। ठीक है, अगर इसको बनाइएगा तो आपका ये बहुत बड़ा लंबा कॉन्सेप्ट में चला जाता है और आपको सीधा इसको याद रखिए कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा, 5 लेंस का है ना, तो कितना होगा, 5 मिमी हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ऐसे सूत्र बहुत लंबा चला जाता है इसमें। अब देखिए इसका सीधा वाला बात कि क्वेश्चन है घरेलू खाना पकाने की गैस। घरेलू खाना पकाने की गैस में मुख्य रूप से क्या होता है, मतलब घरेलू खाना बनाते हैं एलपीजी, मान लीजिए द्रवित पेट्रोलियम गैस किसको कहते हैं, एलपीजी। तो एलपीजी मुख्य रूप से क्या होता है, हाइड्रोजन और एसिटिलीन, मीथेन और इथेन, एथिलीन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन और की कौन रूप, द्रवीभूत रूप। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सीधा होगा 4, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। एलपीजी का 2 गो मुख्य अवयव होता है, याद रखिएगा, ब्यूटेन होता है और आइसोब्यूटेन होता है, ये दोनों होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 72। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग द्वारा जिसकी खोज हुई वो क्या है। रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन के द्वारा नाभिक का खोज किया था। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन किया था। गोल्डस्टीन किया था। किसका खोज, प्रोटॉन का खोज। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन का कौन किया था, जे थॉमसन किया था। और नाभिक का खोज कौन किया, रदरफोर्ड किया था, अल्फा कण प्रकीर्णन के द्वारा। 73 नंबर देखिए, वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है, वह क्या कहलाता है, विद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत अपघटन सेल, सांद्रण सेल कि प्रकाश रासायनिक खेल। तो आप याद रखिएगा, जिसमें कहेगा विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया से, तो विद्युत रासायनिक सेल वह कौन होता है, विद्युत रासायनिक सेल हो जाएगा। अगला, समांगी मिश्रण का उदाहरण है। कौन मिश्रण, समांगी, गन पाउडर, पीतल, क्लोरोफॉर्म तथा जल, और कौन है, पेट्रोल तथा जल। समांगी मिश्रण क्या होता है, तो जल जो आप देख रहे हैं, ये जो जल आपका है, ये जल तो यौगिक है, तो ये तो आपका कट ही जाएगा। अब पीतल का भी सूत्र एक निश्चित अनुपात मिलाने से होता है, तो ये भी कट जाएगा, तो बच जाएगा कौन, गन पाउडर। देखिए मिश्रण क्या होता है, जो आपको निश्चित अनुपात में नहीं मिले उसको क्या कहते हैं, मिश्रण। निश्चित अनुपात में नहीं मिलेगा उसको क्या कहते हैं, मिश्रण। स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से क्या है, स्फटिक जो होता है वो रासायनिक दृष्टिकोण से क्या है, SiO2 है कि SiClO4 है कि Al2O3 है कि SiC है। तो SiO2 स्फटिक यानी पत्थर जो होता है वह मूल रूप से क्या होता है, SiO2 होता है, इसको याद रखिएगा। जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है, मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच में अभिक्रिया होती है, तब प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, प्रत्येक क्लोरीन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, एक सहसंयोजक बंधन बनता है, और प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। तो आप देखिए मैग्नीशियम का जब आप परमाणु संख्या देखिएगा तो 12 होता है, और इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2 8 2, और क्लोरीन का होता है 17 2 8 7। आप बताइए, सभी तत्व चाहता हमारी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहे, तो एक बाहरी कक्षा में 8 रहेगा, कब, जब तो त्याग देगा, ये वो क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। तो आप देखिए ये आपका क्या करेगा, त्यागने का काम, और ये आपका ग्रहण करने का काम करता है। तो प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला, वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों तरह की कार्य करता है। नाइट्रिक अम्ल, गंधकाम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2 आपका ये दोनों तरह काम करता है, ऑक्सीकरण का भी और ऑक्सीकारक का भी और अवकारक का भी करता है। निम्न में से किस अणु में द्विबंधन है, NH3Cl3O2H2O। तो ऑक्सीजन में क्या बंधन है, 2 बंधन है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी। ऑक्सीजन में क्या बंधन है, 2 बंधन है। अगला देखिए, दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक है।
अदहनशील पदार्थ की उपस्थिति नहीं। दहनशील पदार्थ, दहन के अपोषक नहीं पोषक पदार्थ के प्रज्वलन ताप यानी ज्वलन ताप की प्राप्ति, ऑक्सीजन की अनुपस्थित नहीं। तो ज्वलन ताप की क्या हो जाएगा प्राप्ति, बिना ऑक्सीजन का जल ही नहीं सकता। अगला देखो यहाँ पर C614N714 उदाहरण है, इसमें क्या सेम दिखा भार। तो जब भार सेम रहता है उसको क्या कहते हैं समभारिक। भार सेम रहता है तो क्या कहते हैं समभारिक कहते हैं, इसको भी याद रखना। इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा तब आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे, इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा तब क्या कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब देखो अगला, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम कौन होता है, बैगनी रंग के प्रकाश, नीले रंग के प्रकाश, लाल रंग के प्रकाश, हरे रंग के प्रकाश। तो आपका कहा जाता है कि कौन रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण अधिकतम होता है, तो आप जानते हैं इसको क्या कहते हैं लाल रंग। कौन रंग में, लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण दर क्या होता है थोड़ा अधिकतम होता है। एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है, जलोद्भिद, मरुद्भिद, हैलोफाइट, एपीफाइट। मतलब एक पौधा पे जब दूसरा उगेगा तो उसको क्या कहते हैं एपीफाइट। मरुद्भिद मरुस्थल में उगने वाला, जलोद्भिद जल में उगने वाला, और पहाड़ पत्थर पे क्या होता है हैलोफिट होता है, नमी वाला जगह पे हो जाएगा ही। तो एपीफाइट आपका क्या हो जाएगा सही आंसर। जब एक पौधा पे दूसरा पौधा उगता है उसको क्या कहता है एपीफाइट। अगला कह रहा है एम्फीबियंस केवल जल में निवास करता है, केवल थल में करता है, वायु में रहता है, जल थल दोनों में समान रूप से रहता है। तो एम्फीबियंस जल और थल दोनों में क्या रहता है समान रूप से रहता है, याद रखना है। चलिए अगला 84, निम्नलिखित में से कौन पौधों में उत्सर्जन का एक उत्पाद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन पौधों में उत्सर्जन का एक उत्पाद नहीं है, टेनिन, गोंद, यूरिक एसिड, लेटेक्स। तो यहाँ पर जो बात किया गया यूरिक एसिड का, ये मानव में होता है, क्या चीज़ मानव में होता है, पौधा में उत्सर्जन नहीं होता है। अगला, निम्नलिखित में कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। देखिए कोशिका दो प्रकार का, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक होता है अविकसित, मतलब विकसित नहीं होता है, अविकसित। और जब यह विकसित होगा तो क्या बन जाएगा यूकैरियोटिक। तो उसमें क्या राइबोसोम नहीं पाई जाती है। तो राइबोसोम पाया जाता है 70 S पाता है, कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली और क्या है कोशिका भित्ति। तो यहाँ पर आप याद रखें केंद्रक झिल्ली आपका विकसित नहीं रहता है, केंद्रक झिल्ली आपका विकसित नहीं होता क्योंकि विकसित आपका नहीं है। अगला, फसलों पर DDT के छिड़काव से प्रदूषित क्या होता है। फसलों का जब आप DDT का छिड़काव करेगा तो क्या सब प्रदूषित होगा, वायु जल होगा, वायु जल तो होगा ही, वायु मृदा जल तीनों, वायु मृदा जल, वायु मृदा आ गया सिर्फ वायु नहीं, वायु भी होता है, मृदा भी होता है और क्या होता है जल भी होता है। यह तीनों आपका क्या होता है प्रभावित होता है, याद रखिएगा। अगला, एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है। एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न होता है विषाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, फंगस द्वारा, जीवाणु द्वारा। तो फंगस द्वारा, क्या चीज़ द्वारा, फंगस द्वारा होता है, इसको याद रखिए किसके द्वारा, फंगस द्वारा। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है, मतलब कहाँ पर रुधिर यानी रक्त ऑक्सीजन युक्त होता है। तो बायां आलिंद में, फेफड़ा में, दायां आलिंद में, फुसफुस धमनी में। तो बायां आलिंद में, कौन आलिंद में, बायां आलिंद में रक्त क्या होता है ऑक्सीजन युक्त होता है। अगला, अब देखो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित युग्म नहीं है। कारण निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित युग्म नहीं है, यानी 3 गो सुमेलित होगा। साल्मोनेला कुष्ठ, साल्मोनेला कुष्ठ। अगला आता है प्लाज्मोडियम मलेरिया, ये तो सही है, ये आपका सही है। टीनिया सोलेनियम टीनिएसिस, ये भी सही है। पैराथर्मोन ऑस्टियोपोरोसिस, ये भी आपका सही लगाएगा। और साल्मोनेला ये आपका कुष्ठ यहाँ पे सुमेलित नहीं है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। साल्मोनेला आपका सही यहाँ पर नहीं होगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते। साल्मोनेला कुष्ठ से संबंधित नहीं होता। मियोसिस के लिए कौन सा कथन क्या है सही है। मियोसिस के लिए कौन सा कथन क्या है सही है। मियोसिस समसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस 1 अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस 2 अर्धसूत्री होता है कि मियोसिस 1 और 2 दोनों अर्धसूत्री, नहीं। मियोसिस 1 क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन, रट जाइएगा। मियोसिस 1 क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन। यदि AB और CD एक दूसरे को O पर काट रहा है, मान लो ये आपका AB है और ये आपका क्या है CD है, और ये दोनों कहाँ काटा O पर काट रहा है,
तथा AOC बराबर कितना दिया है 30 डिग्री। तो AOD मतलब ये आपसे पूछ रहा था, बताइए ये पूरा 180 डिग्री होगा। किसी रेखा के एक साइड कते डिग्री कौन 180 डिग्री का, जब ई 30 होगा तो ये 100 कते होगा 50, 100 कते होगा 50, यानी 5 गुना कते गुना 5 गुना हो जाएगा। और 5 गुना किसका होगा तो BOD का, क्योंकि ई 30 तो ये हो कते 30, तो 30 का कै गुना 30 5 150 5 गुना, तब 5 कोण BOD हो जाएगा। क्योंकि जानते हैं 5 और BOD के मान कते 30 डिग्री, 30 5 कते 150, तो ये आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा 91 नंबर। 92 नंबर देखिए, करा यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो स्क्वायर आ गया ना, तो यहाँ पे AB फार्मूला लगेगा। और AB फार्मूला क्या होता है A + B + AB बटा में 100, A + B + AB बटा में 100, और AO के जगह वही है, AO की जगह BO की जगह वही है। तब 50 + 50 + 50 गुने 50 अब बटा कितना हो गया 100, 0 से 0 0 0 5 25, तब 5 100 100 और 5 25, तो 100 कते परसेंट 25%। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर कौन हो गया डी। संचयी ब्रह्मवर्ता का वक्र का प्रयोग किया जाता है क्या प्राप्त करने के लिए, संचयी ब्रह्मवर्ता का वक्र प्रयोग किया जाता है माध्य, अतिक्रम की माध्यिका की मोड या बहुलक, तो कौन क्या चीज़ माध्यिका। संचयी ब्रह्मवर्ता क्या चीज़ के लिए माध्यिका के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, तो याद रखना घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, घात पूर्ण संख्या होगा तो आप समझ जाइएगा कि वो द्विघात समीकरण होगा। कहेगा सर कब नहीं होगा, तो 1/2 बट्टा वाला नहीं होगा, और माइनस में 1 हो जाए माइनस में 2 हो जाए ये भी नहीं होगा, मतलब माइनस वाला बट्टा वाला नहीं होता है। अब ध्यान दो, तो यहाँ पे आप करिएगा x करिएगा तो कितना हो जाएगा x, एक लघुत्तम x, एक से होगा तो x² माइनस यहाँ पे होता होगा 5 बराबर 5 x², तो x² और यहाँ पे बच जाएगा x², तो x² को x तो x³ हो जाएगा, तो यह तो आपका त्रिघात हो जाएगा, तो ये आपका नहीं होगा। और इसको देखिएगा ऊपर जाएगा तो माइनस में चला गया, ये भी नहीं होगा। हाँ ये भी आपका नहीं होगा क्योंकि x पावर कितने होगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कौन हो गया डी। ये आपका दिख रहा है कि इधर वाला जाएगा तो x² में रह जाएगा, और इसका पावर हमेशा क्या रहेगा सीधा पूर्ण संख्या रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया डी। 75,000 रुपये के स्टॉक से 2% का दर क्या है कते होगा 70,000, कितना हज़ार है 70,000 का कते परसेंट 2%, कितना परसेंट 2%। तो आप पहले निकाल लीजिए, 700 दूना कते हो जाएगा 1400, कितना हो जाएगा 1400। 70,000 रुपया का 2% दर से कते हो जाएगा 1400 रुपया हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला देखो, सरलीकरण के पश्चात इतना का मान क्या होता है 18 तिया कते 54, तो सब जगह क्या है 54 है। x 4 3 कते बार 7 बार, तो x 7 बार यहाँ है, और y 5 3 कते 8 बार, तो ये आपका क्या हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 97 नंबर देखो, एक वृत्ताकार पहिए का त्रिज्या दे दिया है, 11 किलोमीटर की दूरी तैयारी करने में कते चक्कर लगाएगा, तो कते किलोमीटर 11, तो एक चक्कर में परिधि, एक चक्कर में क्या होता है परिधि यानी कते 2πr, तो निकाल लीजिए 2 गुने पाई का मान 22/7, और यहाँ पे कहते हैं r 1.75, ठीक है। अब देखो कते किलोमीटर की दूरी तय करना है 11 किलोमीटर। अब इसको तोड़िएगा तो दशमलव उड़ाए कितना आएगा 100, 7 का अंश से कटेगा, देख लीजिए 7 दूनी कते हो जाएगा 14, 3 पर 5 35, 7 पंचा कते 35, 25 चौका कितना हो गया 100, 25 चौका कितना 100 हो गया। अब देखिएगा तो 2 दूनी 4 और 2 का अंश से कितना बार में 11 बार में, तो यानी 11 मीटर आ गया, कते मीटर 11 मीटर। एक चक्कर में कते मीटर लगाएगा 11 मीटर। तो अब 11 किलोमीटर को मीटर में बदलो तो 11,000 अब बटा कते 11, तो कटेगा तो कितना चक्कर आ जाएगा 1000 चक्कर, कते चक्कर 1000 चक्कर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी। चलिए अगला क्या कर रहा है, यदि x, y परिमेय संख्या है और इतना बराबर इतना है तो x y का मान कितना होगा। तो इसमें कुछ नहीं, इसमें आप हर का क्या करिए परिमेयकरण करिए, हर का क्या करिएगा परिमेयकरण, और हर का परिमेयकरण करिएगा तो क्या होता है ऊपर नीचे गुना 3 माइनस
3 प्लस माइनस वाला क्या होगा, प्लस 2√11 बटा कितना हो जाएगा 3 प्लस 2√11। ठीक है, अब इसको करिए, 5 तिया कते हो जाएगा 15, 5 दूना 10√11 प्लस 3 एका 3√11 और प्लस 2 एका 11 दूना कितना हो जाएगा 22 बट्टा इसको करिएगा तो क्या होगा 3 का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे 2 दूना 4, 11 चौक कते हो गया 44, 11 चौक कितना हो गया 44 हो गया। तो अब देखो 15 अब 22 कितना होता है, तो 5 2 7 अब 5 2 7 2 कते 3 37 आ प्लस 10 3 कते 13 रूट कते 11 बट्टा 3 तिया कितना हुआ 9 में से कते गया 44, तो 9 में से 44 गया तो 4 उधर 5 इधर, तो कितना बचा 35, कितना बचा 35, तो वो भी क्या चाहिए माइनस में, तो इसका मतलब हो गया 37 बटा माइनस 35 और प्लस 13 बटा माइनस 35 और रूट कते 11, तो x के जगह पे होगा 37 बटा माइनस 35 और y के जगह पे होगा 13 बटा माइनस 35। तो देखिए 37 बटा 35 और 13 बटा 35, 37 बटा 35 माइनस में होना चाहिए, तो माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है, तो ऑप्शन नंबर कौन से होगा बी, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखिए क्या कहता है, एक आयताकार हॉल है, हॉल की लंबी भुजा कते दिया है 24, विकर्ण कते दिया है 26, तो हमको तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल, तो चौड़ाई तो नहीं दिया है, तो चौड़ाई कैसे निकाला, रूट में 26 का स्क्वायर माइनस कते 24 का स्क्वायर, इसको हल करिए तो कते आ जाएगा 10, कते आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब 10 आया तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई कते है 24 और चौड़ाई कते 10, तो 24 धन कते 240, 24 धन कते हो गया 240 मीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, क्या कह रहा है कि 3 का पावर 9 गुने 9 का पावर n गुण प्लस 1 बट्टे 3 का पावर n माइनस 1, देखिए ऐसे है 3 का पावर n गुने 9 का पावर, तो इसको हम 3 के रूप में लाते हैं, तो 3 को पावर कते लिख सकते हैं 2 इंटू n प्लस 1 बट्टा, अब देखिए 3 का पावर क्या है n माइनस 1 और गुने 3 का पावर 2 लिख सकते हैं n माइनस 1 लिख सकते हैं। अब बताइए इसमें क्या होगा, तो 3 का एक का पावर m गुने 1 का पावर n, तो 3 पावर जुड़ जाएगा तो n प्लस 2n प्लस 2 अब बट्टा 3 का पावर देखो n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2। अब इसको देखते हैं तो 2 1 3n, 2 1 कते 3n और प्लस कते 2 अब बट्टा 3 का पावर देखिए n कते n 3n 2n n 3n अब माइनस कते हो गया 3। अब देखो तो a का पावर m बटा a का पावर n पे है ना, अब इसको घटा दीजिए तो 3 का पावर 3n प्लस 2 अब माइनस 3n अब प्लस 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3n कट गया, 3 2 कते 5 यानी 3 का पावर 5, तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 81 तिया, तो बोलो 1 तिया 3 8 3 24 200 कते हो गया 43, तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया बी। तो दोस्तों आज हम लोग 100 प्रश्न पूरा कर लिए हैं और इतना प्रश्न आप लोग पूरा के थोड़ा परेशानी होता है, छोटे छोटे कीड़े सब बोर्ड पे चल जाने के कारण थोड़ा वीडियो बनाने में दिक्कत भी होता है, फिर भी आप लोग के लिए हम हमेशा हाजिर है, जहाँ तक होगा हम बहुत जल्द आप लोग को एक विश्व इतिहास का एक बहुत बड़ा वीडियो आप लोग के बीच लेकर आ रहे हैं। तो इसी तरह आप लोग प्यार बनाए रहे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।